हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीटी स्पेशल रिवीजन जो कला एवं संस्कृति का है। इसमें अभी हमने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य कला के बारे में, जो कला एवं संस्कृति के मेजर टॉपिक हैं। इनसे इम्पोर्टेंट क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे उन सबको देखेंगे। तो इनको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय मूर्तिकला के बारे में। भारतीय मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हैं तो भारतीय मूर्तिकला के अंतर्गत किस किस तरह कौन कौन सी मूर्तिकला आती है। पहले नंबर पर तो आती है हड़प्पाकालीन मूर्तिकला, दूसरे नंबर पर आती है मौर्यकालीन मूर्तिकला और तीसरे नंबर पर आती है कुषाणकालीन या शुंगकालीन मूर्तिकला और चौथे नंबर पर आती है गुप्तकालीन मूर्तिकला। तो वही इसमें कितने तरीके की मूर्तिकला हैं? 4 तरीके की मूर्तिकला हैं। तो हम एक एक मूर्तिकला को बारी बारी से पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है हड़प्पाकालीन मूर्तिकला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में 3 तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई जाती थी? पहला तो मिट्टी की मूर्ति, दूसरी प्रस्तर मूर्ति और धातु मूर्ति। यहाँ पर 3 तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति और प्रस्तर मूर्ति, जिसमें धातु की मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः तांबे और कांसे के प्रयोग से किया गया है और सैलखड़ी पत्थर से मोहनजोदड़ो की योगी की मूर्ति बनी हुई है, जो अर्ध खुले नेत्र, नाक के अग्रभाग पर टिकी दृष्टि, छोटा मस्तक व सबरी हुई दाढ़ी इसकी कलात्मकता का प्रमाण है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की धातु मूर्ति या कांसा की मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अब पढ़ते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में। मौर्यकालीन मूर्तिकला में चमकदार पॉलिश मूर्तियों की भाव विभक्ति, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ एवं उनके कलात्मक शिखर मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषता रही। मौर्यकाल में जो मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं उनमें पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, किंतु धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है। मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या उंगलियों या चुटकियों की इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। मौर्यकालीन मणिमूर्तियों के विषय में आते हैं, जैसे पशु पक्षी, खिलौना और मानव, अर्थात ये मणिमूर्तियाँ गैर धार्मिक उद्देश्य से बनाई जाती थी। प्रस्तर मूर्तियों को अधिकांशतः शासकों द्वारा बनवाई जाती थी और फिर भी किसी देवता को अभी तक प्रस्तर मूर्तियों में ढाला नहीं गया और कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरान और यूनानी का प्रभाव था, ऐसा कहा गया था। अब आता है शुंगकालीन या कुषाणकालीन मूर्तिकला के बारे में। प्रथम शताब्दी ईस्वी सन से इस दौर में मूर्तियों के साथ साथ प्रतिमाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ और इसमें नवीन मूर्तिकला शैली का आगमन हुआ और प्रतीकात्मक इस काल की मूर्तिकला की प्रधान विशेषता रही है। इसी दौर में गांधार और मथुरा शैली का क्रम हुआ, जिसमें गांधार और मथुरा शैली के बारे में के विशेषता देखते हैं। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के बारे में। गांधार शैली का जो कालखंड है वह मौर्योत्तर काल रहा है, मथुरा का भी मौर्योत्तर काल और अमरावती शैली का भी मौर्योत्तर काल रहा। तो दोनों शैलियाँ किस कालखंड में विकसित हुई? मौर्योत्तर काल में। इनका संरक्षण, गांधार शैली का संरक्षण कुषाण शासकों द्वारा किया गया, मथुरा शैली का भी कुषाण शासकों द्वारा किया गया और अमरावती शैली का संरक्षण सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया। प्रभाव विस्तार के आधार पर गांधार शैली का प्रभाव विस्तार उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और आधुनिक कंधार क्षेत्र रहा और मथुरा शैली का प्रभाव क्षेत्र मथुरा, सौंख, कंकीला, किटीला और आसपास के क्षेत्रों में रहा और अमरावती शैली का विकास कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुनकोंडा में उसके आसपास के क्षेत्रों में रहा। गांधार शैली में बाह्य प्रभाव में यूनानी तथा हेलेस्टिक मूर्तिकला का प्रभाव रहा और मथुरा में स्वदेशी प्रभाव लिए गए और अमरावती शैली में भी स्वदेशी रूप से विकसित की गई। धार्मिक संबद्धता के आधार पर ग्रीको रोमन देवताओं में मंदिरों में प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला रही। मथुरा शैली में तीनों धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है और अमरावती शैली में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह प्रयुक्त सामग्री गांधार शैली में, प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जबकि बाद में इस अवधि में मिट्टी और ग्लास्टर का उपयोग किया गया और चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग मथुरा शैली में किया गया और अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया। बुद्ध मूर्ति की विशेषताओं में इनके जो गांधार शैली में लहराते घुंघराते बाल है, आध्यात्मिक या योगी मुद्रा है, आभूषण रहित है, जटायुक्त आदि बंद आदि खुली आंखें इसमें दिखाई गई हैं और ऐसी मथुरा शैली की विशेषताओं में प्रसन्नचित्त चेहरा, तंग कपड़ा, हष्टपुष्ट शरीर, बाल मुंडित सिर, पद्मासन मुद्रा तथा सिर के पीछे प्रभामंडल को दिखाया गया है और अमरावती शैली में मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं।
इसी तरह इसका जो हमने या कोषाणकालीन मूर्ति कला के बारे में पढ़ा, जिसमें तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन देखा है। अब पढ़ते हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला 3 धर्मों के अलावा गैर धार्मिक मूर्तियों पर भी आधारित थी, जिसमें 3 धर्म कौन थे? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण हिंदू धर्म के अलावा गैर धार्मिक विषयों पर भी यह आधारित रही। इसमें सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र हैं और गुप्तकालीन मूर्तिकला में निर्मलता, अंग सौंदर्य, वास्तविक हावभाव एवं जीवंतता ने कला को ऊंचाई प्रदान की। गुप्तकाल में जैन धर्म पर हिंदू प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए तीर्थंकर के बगल में इंद्र, सूर्य, कुबेर आदि की मूर्तियां बनने लगीं और गुप्तकालीन जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली की मूर्तियां बननी शुरू हो गई और गुप्तकाल में दशावतार की मान्यता आई तथा इस दौर में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित ही बनी और एलोरा में दशावतार, खजुराहो के देवगढ़ आदि जगहों पर विष्णु के 10 अवतारों के मूर्त रूप को दिखाया गया और इसमें देवगढ़ की शेषैया पर विष्णु की मूर्ति को प्रसिद्ध रही है। अब पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा ये मूर्तिकला से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। जो हमने इम्पोर्टेंट मूर्तिकला थी उसके बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है वस्त्र निर्माण तकनीक के बारे में। वस्त्र निर्माण तकनीक में क्या क्या तकनीक रही और इसमें कौन कौन सी तकनीक भारत में विकसित है और किन का विकास किया जा रहा है और किस स्तर पर है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में इस टेक्निक के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जामदानी तकनीक के बारे में। जामदानी तकनीक कौन कौन सी तकनीक है? जामदानी तकनीक, पैठनी तकनीक, बालूचरी तकनीक, बांधनी तकनीक और बाटिक तकनीक। और प्रमुख वस्त्रों के नाम पढ़ते हैं। कौन कौन सी टेक्निक? जामदानी तकनीक, पैठनी, बालूचरी, बांधनी और बाटिक। तो जामदानी तकनीक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि यह किस तरीके से बनी होती है, इसका निर्माण और विकास कहाँ कहाँ है। बुने हुए सूती वस्त्रों में इसके माध्यम से आकर्षक डिजाइन बनाई जाती है और बुनकर सफ़ेद पृष्ठभूमि में हल्का रंगीन पैटर्न डालकर साड़ी बनाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण मणिपुर की मोरंगाफी तथा तमिलनाडु की कोड़ियर करूपार रही है। पैठनी तकनीक में, पैठनी तकनीक यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक विकास हुआ तथा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पैठन में सिल्क से बनाई गई प्रमुख साड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसके निर्माण में जरी का प्रयोग होता है, अर्थात सोने, चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता है पैठनी तकनीक में। और अजंता की गुफाओं से निकटता के कारण इसमें बौद्ध चित्रकला शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है, जिसके तहत कमल के फूल, हंस, चक्र आदि का अंकन मिलता है। इसके उदाहरण में कर्नाटक की एलकाल साड़ी और तमिलनाडु की कांजीपुरम है, जो कि क्वेश्चन में भी कई बार पूछी जा चुकी है। अब पढ़ते हैं बालचुरी तकनीक के बारे में। बालचुरी तकनीक बंगाल के मुर्शिदाबाद के बालचूर में बुनकरों ने इसे प्रारंभ किया था। इसमें मंदिरों के कथानकों को अंकित किया जाता है, अर्थात वस्त्र पर पौराणिक कथानक अंकित रहते हैं। तो यह कहाँ बालचुरी तकनीक का निर्माण कहाँ हुआ है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और इसमें मंदिरों के कथानकों का अंकित किया गया है और यह पौराणिक कथाओं पर आधारित रहती है। बांधेज या बांधनी तकनीक इस निर्माण शैली में कपड़ों में कई बिंदुओं को एक धागे से बांधकर विभिन्न रंगों का प्रयोग कर डिजाइन किया जाता है। ये मुख्यतः वानस्पतिक रंग होते हैं और राजस्थान व गुजरात में यह शैली प्रचलित है। तो ये बांधेज तकनीक कहाँ की है? यह तकनीक है गुजरात और राजस्थान की। बाटिक तकनीक या वस्त्र छपाई की मुख्य तकनीक होती है। इसमें सांचे वाली लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। रसायनों से धुले हुए रेशमी एवं सूत्री कपड़ों पर छपाई के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा वैश्विक स्तर पर यह तकनीक सर्वप्रथम इंडोनेशिया में शुरू हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत इंडोनेशिया में हुई थी और यह वस्त्र की छपाई पर लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। सांचे वाले लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी विशेषता है। प्रमुख वस्त्रों के नाम में देखते हैं कहाँ का कौन सा वस्त्र फेमस है। जैसे कसूती वस्त्र कर्नाटक में धागे के प्रयोग से बनाया गया एक झालदार वस्त्र होता है। कानी वस्त्र यह कश्मीर की पश्मीना शॉल का एक रूप है। और तुसुंग कोटेपस यह नागालैंड में सैनिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शॉल है। नमलगुंड यह तमिलनाडु में रेशम से बनने वाली दरी होती है। यह इसकी प्रमुख है। कौन कौन सी? कसूटी जो कर्नाटक में धागे के प्रयोग से बनती है, कानी जो कश्मीर का पश्मीना शॉल, और तुसुंग कोटेपस यह नागालैंड में सैनिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शॉल, और नवलगुंड यह तमिलनाडु में रेशम से बनने वाली दरी है। अब पढ़ते हैं मृदभांड निर्माण तकनीक के बारे में। भारत में मुख्यतः 3 तरीके की मृदभांड निर्माण तकनीक है, जिसमें आती है चमक रहित मृदभांड, चमकदार मृदभांड तकनीक और स्कारफिटो तकनीक आती है। तो मृदभांड निर्माण की कितनी तकनीक है? 3 तकनीक है, जिसमें चमक रहित मृदभांड, चमकदार मृदभांड और स्कारफिटो तकनीक इसके अंतर्गत आती है।
चलिए तो पढ़ते हैं मृदभांड निर्माण तकनीक के बारे में। यह 3 तरीके की तो पहले ही बता दिया कि है। इसमें पहला आता है कि चमकदार रहित मृदभांड। यह लोक निर्माण का उदाहरण है तथा भारत में नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। इसमें बर्तन हाथों से निर्मित होते हैं और साधारण होते हैं। यह चमक रहित हुआ। चमकदार मृदभांड के अंतर्गत ये मृदभांड ये बर्तन पतली मिट्टी से बनाए जाते हैं और जो चाक पर बनाए जाते हैं इन्हें प्रायः चित्रण भी होता है। और इस तरह के मृदभांड प्राचीन भारत में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के नाम से जाने जाते हैं। अपेक्षाकृत मूल्यवान होते हैं। स्कारफीटो टेक्निक, इसमें काले एवं लाल रंग का मिश्रण बनाकर मृदभांड का निर्माण किया जाता है। स्कारफीटो टेक्निक में काले एवं लाल रंग का मिश्रण बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। मृदभांड के महत्व में मृदभांड का क्या महत्व रहा है? मृदभांड सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विश्वासों को सूचित करता है और इसका निर्माण स्थायी जीवन शैली और कृषि के विकास को सूचित करता है। मृदभांडों पर अंकित चित्र तत्कालीन समाज के स्वरूप को भी संकेतित करते हैं और ये मृदभांडों के निर्माण के आधार पर सामाजिक विषमता को भी दर्शाते हैं। अर्थात चमकदार मृदभांड उच्च वर्ग की उपस्थिति को सूचित करते हैं और इन मृदभांडों में वस्तुओं को रखकर मानव के साथ कब्र में रखे जाने से धार्मिक परलौकिक विश्वास भी सूचित होता है और इस तरह मृदभांड किसी समाज या संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यहाँ पर यह मृदभांड निर्माण तकनीक का टॉपिक भी फिनिश होता है और हमने यहाँ पर वस्त्र निर्माण तकनीक का भी टॉपिक देखा। अब पढ़ते हैं हम चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में क्या तत्व रहे और कहाँ किस चित्रकला का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं और किस काल में चित्रकला सर्वोपरि रही। चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं तो चित्रकला के सबसे पहले तत्व के बारे में देखते हैं। तो चित्रकला के तत्व में कौन कौन से चित्रकला के तत्व होते हैं? पहला आता है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य योजना। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य योजना और वर्ण योजना इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले रूपभेद के बारे में। रूपभेद की क्या स्पेशलिटी है? किसी भी कलाकार की कृति उस अंकित आकृति को देखकर पहचानी जा सकती है। आकृति की रूपरेखा जितनी स्पष्ट होगी वह उतनी ही स्वाभाविक और सुंदर होगी। वस्तुतः रेखाओं के माध्यम से इस रूपभेद को स्पष्ट किया जाता है और भारतीय चित्रकला को रेखा प्रधान इसी संदर्भ में कहा जाता है। जैसे किसी चित्र में अगर कोई स्त्री फूल चुनकर ला रही है तो वह स्पष्ट होना चाहिए कि वह राजकुमारी है या दासी। तो इसमें चित्रकारी को दर्शाता है या संदर्भ को दर्शाता है। प्रमाण में वस्तु की विवरणात्मक स्थिति को प्रमाण कहते हैं और इसके माध्यम से हम प्रत्येक चित्र का मान, लंबाई, चौड़ाई जान सकते हैं और समुद्र एवं नदी के भेद को समझ सकते हैं। भाव के बारे में भाव कलात्मकता की, कलाकृति की भंगिमा उसके स्वभाव एवं मनोभावों को व्यक्त करती है और भिन्न भिन्न भावों की अंकन से कलाकृति में भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों का समावेश होता है, जैसे फूलों का खिलना, पलकें झुकाना आदि। लावण्य में भाव जहाँ भीतरी सौंदर्य का बोधक है वहीं लावण्य बाह्य सौंदर्य का, इससे चित्रों की सजीवता आती है। सादृश्य योजना में किसी रूप के भाव को दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना ही सादृश्य योजना है। जैसे मुख की चांद इसके साथ सादृश्य योजना रखी जाती है, इसी तरह मोर पंख का, बांसुरी का मौजूद होना कृष्ण की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह वर्ण योजना में विभिन्न रंगों के माध्यम से विषय वस्तु की आकर्षक बनाया जाता है। इस तरीके से ये दिखाया जाता है। अब पढ़ते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला का विकास किस तरीके से हुआ? अभी तो हमने चित्रकला के तत्वों के बारे में देखा जिसमें है रूपभेद, प्रमाण और भाव, लावण्य, सादृश्य योजना, वर्ण योजना। इतने तरीके से हम चित्रकला के तत्वों को देखते हैं और इसमें क्या क्या गुण होते हैं वह इसके तत्वों पर निर्भर करता है। अब होता है चित्रकला के विकास में। चित्रकला के विकास में हम सबसे पहले इसका विकास क्रम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या रहा, हड़प्पा कालीन काल में, बौद्ध चित्रकला बौद्ध काल में, जैन काल में और क्षेत्रीय चित्रकला क्या क्या रही उन सबको एक एक करके देखेंगे। जिसमें पहली आती है प्रागैतिहासिक काल में। भारत में कला के रूप में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में हुआ और इस काल में चित्रकला का उदाहरण भीमबेटका एवं आदमगढ़ की गुफाओं से मिलता है। यहाँ बने चित्रों से स्पष्ट होता है कि चित्रकारों को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञात था और शिकार भी जीवन यापन का मुख्य साधन था और लोग समूह में रह रहे थे। शेर, कुत्ता व हाथी जैसे पशुओं की मौजूदगी थी। यह प्रागैतिहासिक कला की विशेषता है। अब आता है हड़प्पा कालीन कला की विशेषताओं में। यहाँ कला के नमूने मोहर तथा मृदभांड पर मिलते हैं और फूल, पत्ती, ज्यामिति, प्रतीकों का अंकन तो है ही, साथ ही पशुओं एवं मानव का भी अंकन मिलता है। इस तरह चित्रों में रेखा प्रधानता को दर्शाया गया है। मोहर पर पशुपति का अंकन मिलता है जो साथ ही मृदभांडों पर पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का कथानक भी अंकित है। यह हड़प्पा कालीन चित्रकला की विशेषता है।
अब पढ़ते हैं बौद्ध चित्रकला के बारे में। बौद्ध चित्रकला में सबसे पहले आती है अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला में बौद्ध चित्रकला मुख्यतः भित्ति चित्रकला का ही उदाहरण है, जिसे मुख्यतः अजंता की गुफाओं में देखा जाता है। यहाँ बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, प्रथम उपदेश आदि का अंकन मिलता है। अजंता की गुफाओं की खोज को 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी और इसकी विभिन्न कालखंड की चित्रकला मिलती है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की चित्रकलाओं की खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई। इसमें विभिन्न कालखंड का और हाँ, अजंता की चित्रकलाएं किस चित्रकला पर आधारित है, भित्ति चित्रकला पर ही आधारित है। जो कहाँ किस किस चीज़ का अंकन मिलता है, बुद्ध के जन्म, गृह त्याग और प्रथम उपदेश का अंकन मिलता है। यहाँ द्वितीय सदी में ईसापुर में 7वीं सदी तक इस चित्र के अंकित मिलते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं मिली हैं जो अलग अलग कालखंड में निर्मित हुई हैं तथा अपने समय की विशिष्टताओं से युक्त रही हैं तथा गुफा संख्या 1 और 2 में नवीनतम है, जिसमें अत्यधिक अलंकरण के साथ जातक कथाओं का चित्रण, और गुफा संख्या 9 और 10 में एक सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला गुफा संख्या है। गुप्तकाल में अजंता गुफा की चित्रकला अत्यंत विकसित दिखाई पड़ती है। यहाँ गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का अंकन है, जिसकी करुणा और वियोग की भावना अत्यंत दर्शनीय है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुफा संख्या मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में अंकित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया मरणासन राजकुमारी के बारे में। गुफा संख्या 17 में चित्रकला 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध द्वारा गृह त्याग, यशोधरा एवं राहुल का अंकन, सिंह एवं हाथियों के दृश्य अंकित है। अजंता गुफा के चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी दीवारों एवं छतों पर बनाए गए चित्र जातक कथाओं से लिए गए हैं। गुप्तकाल में चित्र बनाने की नई तकनीक फ्रेस्को टेम्पुरा का प्रयोग अजंता गुफाओं में किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता गुफाओं में किस टेक्निक का उपयोग किया गया, तो कौन सी टेक्निक है, फ्रेस्को टेम्पुरा टेक्निक। इसके तहत दीवारों पर गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाकर रंग भर दिए जाते थे और इस तरह अजंता के चित्रों में रेखा प्रधानता, वर्ण, योजना, भाव अभिव्यक्ति जैसे चित्रकला के सभी तत्व मिलते हैं। अब पढ़ते हैं बाघ गुफा की चित्रकलाएं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्सी तहसील में स्थित है। ये कुक्सी तहसील में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है और बाघ में कुल 9 गुफाएं और अजंता की समकालीन ही रही हैं। बाकी गुफाएं किसके समकालीन है, अजंता की गुफा के समकालीन। और इसमें कुक्सी तहसील में, यह धार जिले के कुक्सी तहसील में, यह विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है मध्य प्रदेश के। और बाघ की गुफा में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं, यानी ये अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय दिखाती हैं। और बाघ की चित्रकलाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 की चित्रकलाओं के सादृश्य यानी अलंकृत एवं आभूषण युक्त चित्र है। शैलीगत दृष्टि से अजंता और बाघ दोनों समान हैं, किंतु बाघ का खाका भी प्रभावशाली है। अब पढ़ते हैं एलोरा चित्रकला के बारे में। इसे मराठी में बेरुल लेडी या बेरुल की गुफाएं भी कहते हैं। यह जो अजंता की गुफा में 5 किलोमीटर दूर है। तो एलोरा की गुफाओं की क्या विशेषता है, यह मराठी में बेरुल लेडी या बेरुल की गुफाएं कहते हैं, जो अजंता की गुफाओं से 9 किलोमीटर दूर अवस्थित है तथा इन गुफाओं में 300 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन का चित्रांकन मिलता है, जिनमें 3 प्राचीन धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसकी एलोरा की गुफाएं हैं वह किस धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों प्राचीन धर्मों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की गुफाओं में कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश के चित्र दीवारों पर मिलते हैं। और एलोरा की चित्रकलाएं अजंता के शास्त्रीय मृदभांड से मिले हैं, यानी इसमें कला कौशल के ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। एलोरा की चित्रकलाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषता है सिर को असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं की कोणीय मोड़, गुप्त अंगों का अवतल मोड़, तीखी प्रक्षेपी नाक और बड़े बड़े नेत्र इसकी प्रमुख विशेषता रही है। अब पढ़ते हैं जैन चित्रकला के बारे में। जैन चित्रकला में इसके 3 रूप दिखते हैं, जिसमें भित्ति चित्र, पट्टे चित्र, ताड़ चित्र और इसकी सर्वप्रमुख विशेषता रही है। कौन कौन सा, भित्ति चित्र, पट्टे चित्र और ताड़ चित्र। इसकी विशेषताओं में इसमें सर्वप्रमुख विशेषता नेत्र चित्रण में है और ये नेत्र लगभग कानों तक फैले हुए हैं। और नेत्र जैन चित्रकला में पृष्ठभूमि प्रायः लाल रंग की होती है और सोने व चांदी की स्याही से चित्रों का निर्माण इसकी खास विशेषता रही है। चित्रों में तीर्थंकर के साथ साथ देवियों का भी अंकन मिलता है, जैसे चक्रेश्वरी देवी, अंबिका देवी आदि आती हैं। और जैन चित्रों में वस्त्रों पर बनाए गए स्वर्ण कमल मुकुट उल्लेखनीय है तथा जैन चित्रकला सच्चे अर्थों में लोक कला के स्वरूप में सामने आई। वस्तुतः वह राजश्रय में विलास में वातावरण से मुक्त रही और जैन चित्रकला का प्रमुख उदाहरण दक्षिण भारत में शीतलवास सन व कांचीपुरम की गुफाएं रही हैं। मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। मुगलकालीन चित्रकला ईरानी, यूरोपीय और परंपरागत भारतीय चित्रकला के तत्वों से बनी और इस काल में चित्रकारी भित्ति चित्र, वस्त्र चित्र और पांडुलिपि चित्रण तथा छवि चित्र से युक्त रही है। मुगल शासक
बाबर चित्रकला में रुचि रखता था, लेकिन इसने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार behजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली निवास करते थे और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल उस्र और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कौन से रहे। तो इनके नाम पूछे गए हैं, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो इन दोनों को नाम को याद कर लेना है, जिसमें हुमायूं ने मीर सैयद का नाम नादिर उल उस्र रखा और अब्दुल समद का नाम सीरी कलम की उपाधि दी। तो इस उपाधि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है अकबर से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई है उसमें ईरानी कला के अंतर्गत हेरात की कलम भी कहा जाता था। मुगल चित्रकला का विकास स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफावत शैली के संश्लेषण के द्वारा हुआ है। मुगलकालीन चित्रकारों ने संध्या एवं रात्रि के चित्रांकन के लिए चांदी या स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया है। मुगल काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए और इसके साथ ही कपड़े, भित्ति चित्र तथा हाथी दांत पर चित्रित किए गए। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ में मीर सैयद अली और अब्दुल समद खां की देखरेख में एक चित्र शिल्पशाला की स्थापना की थी और जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। जहांगीर के स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता था? जहांगीर के शासनकाल को। और इसने आगा खां के निर्माण में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला पर फारसी प्रभाव की समाप्ति हुई और चित्रकला की भारतीय पद्धति का विकास हुआ, या इसके काल की विशेषताएं रही, जिसमें जहांगीर कालीन ने चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। जहांगीर काल में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, जिसमें पशु, पक्षी, फूलों, वनस्पतियों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर को पशु, पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने में महारत हासिल की थी। इसमें जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। मंसूर द्वारा बनाया गया लाल फूल और टर्की काक तथा बाज चित्र काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अबुल हसन नामक चित्रकार ने सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया और इसी चित्र को जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ बनाया गया है। बिशनदास व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर थे और जहांगीर ने इसे ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। मनोहर ने जहांगीर का चित्र बनाया था, जिसे बादशाह द्वारा हस्ताक्षरित करके ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो को भेंट स्वरूप दिया गया था। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला ने अपने चमक दमक एवं परिष्कार को खो दिया। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला की विषय वस्तु के रूप में यवन सुंदरियां, रंगमहल, विलासी जीवन तथा ईसाई धर्म सम्मिलित थे। कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला और संगीत से इतना विमुख था कि लघु चित्रों का विकसित कला का अंत हो गया, इसके संबंधित रही। और यहाँ पर इसका कला का अंत हो गया औरंगजेब के समय में। अब पढ़ते हैं राजपूत एवं मुगल शैली में अंतर देखते हैं। राजपूत शैली का स्वरूप और मुगल शैली का। राजपूत शैली का स्वरूप था वह भित्ति चित्रकारी तथा फ्रेस्को शैली के अंतर्गत था। यह आगे चलकर लघु चित्रकला के रूप में इसने प्रधानता कायम की। और मुगल चित्रकला में चित्रकला भित्ति चित्रकला शैली नहीं थी और बल्कि इसमें मुगलकालीन विकास फारसी लघु चित्रकला के रूप थे। राजपूत शैली का विषय इसमें मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक चरित्र का चित्रशला रही। और मुगल शैली में यह मुख्यतः मुगल बादशाहों और उनके जोड़े क्रियाकलापों, वस्तुओं, शिकार और गौरव आदि को चित्रित करने की शैली रही। इसमें इसकी विशिष्टता हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल खूब हुआ, जिसमें कमल, मोर, गरुड़ रहे। और मुगल शैली में मुगल चित्रकला में व्यक्ति, पेड़ पौधे, ऊँट और बाज आदि का चित्रण की प्रधानता मिली। राजपूत शैली की प्रधानता कालखंड में 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इनकी महानता रही और जो मुगलकालीन शैली में 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इनकी विशेषता रही है। ये इसकी राजपूत शैली और मुगल शैली की प्रमुख अंतर को देखा। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय चित्रकला के बारे में। क्षेत्रीय चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहली आती है दक्खनी चित्रकला। दक्खनी चित्रकला में बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के समय चित्रकला का अत्यंत विकास हुआ। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे और इनके समय में रंगमाला चित्रकला की परंपरा विकसित हुई, जिसे 12 मासा चित्रण किया जाता है, जिसमें विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से भावों को दर्शाया जाता है। और चित्रकला में आभूषणों का अत्यंत चित्रण किया गया है, विशेषकर गले के हार का।
अब आती है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली, और यह शैली राजस्थान की प्राचीनतम तत्व है, जिसमें कृष्ण भक्ति विषयक वैष्णव धर्म से संबंधित है, और तथा इसमें लोक संस्कृति का चित्रण, विवाह, नृत्य, गान का चित्रण मिलता है। और मेवाड़ का निसारदीन घराना इसका प्रमुख संरक्षण करता है। किशनगढ़ शैली के बारे में, किशनगढ़ शैली या राधा कृष्ण तथा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण मिलता है। इसमें महाराजा सावंत सिंह और इसके संरक्षण करता थे। इसमें बनी ठनी नामक चित्र कृति बनाई गई। निहाल चंद्र द्वारा प्रसिद्ध चित्रकार रहे तथा इसने ऐसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि बनी ठनी चित्रकला किस शैली के अंतर्गत आती है, तो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत, और इसके प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद्र, इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब आता है बूंदी शैली के बारे में। इसकी मुख्य विशेषता स्त्री आकृतियाँ तथा लंबी दुबली पतली तथा नोकदार नासिका का अंकन किया गया। कोटा शैली के अंतर्गत इसमें मुख्यतः शिकार के दृश्य बनाए गए हैं, जिसमें राजा उम्मेद सिंह और इसके संरक्षक थे, और इस कला में हाथियों की लड़ाई का सुंदर चित्र बनाया गया है। कोटा शैली की विशेषता है। अब पढ़ते हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। पहाड़ी चित्रकला में आती है पंजाब की पहाड़ी रियासतों में राजपूत चित्रकला की शैली अपने नए रूप में प्रकट हुई और पहाड़ी कलम के नाम से जानी गई। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के पश्चात अनेक मुगल एवं राजपूत कलाओं ने इस पहाड़ों में शरण ली और फिर कांगड़ा, बसौली और गुलेर कला के प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आए, जिसमें पहली आती है कांगड़ा शैली। कांगड़ा रियासत में महाराजा संसार चंद के समय चित्रकला का विकास हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली का विकास किसके समय काल में हुआ, तो महाराजा संसार चंद्र के समय में। इस कला के भूत में राजपूत शैली की भूमिका देखी जाती है और चित्रों में प्रमुखता में पौराणिक कथानक एवं नायक नायिका का अंकन मिलता है। और बसौली शैली में, बसौली शैली जम्मू क्षेत्र में स्थित बसौली पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र रही तथा राजा कृपाल सिंह के समय में इसका विकास हुआ। इस शैली में हस्त मुद्राओं का आकर्षक चित्रण मिलता है और कांगड़ा शैली की अपेक्षा बसौली शैली में अधिक रंगीन चित्र बने हैं। साथ ही ये नेत्र चित्रण पर अत्यधिक बल दिया गया है। गुलेर शैली बसौली शैली के बाद चित्रकलाओं का जम्मू समूह का उद्भव हुआ और इसमें मूल रूप से गुलेर से संबंध रखने वाले जसरोटा में बस जाने वाले एक कलाकार नैन सुख द्वारा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की प्रतिक्रिया शामिल है और इसमें प्रयुक्त वर्ण कोमल एवं शीतल है तथा यहाँ मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकला की प्राकृतिक शैली प्रभावित लगती है। अब पढ़ते हैं पटना चित्रकला के बारे में। पटना चित्रकला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के साथ ही पटना कला का विकास हुआ। इस शैली में कलाकार यूरोपीय, मुगल एवं पहाड़ी शैली से परिचित थे और इस तरह की इसमें यूरोपीय तथा स्थानीय परंपराओं का चित्रण मिलता है। यह शैली बिना किसी राजस्व के विकसित हुई और इसके संरक्षण तथा खरीदार तत्कालीन धनी व्यापारी और भारतीय एवं ब्रिटिश कला प्रेमी थे। पटना कलम में चित्र कागज एवं हाथी दांत पर बनाए गए और इसमें विषय वस्तु राजकला न होकर लोक कला थी। चित्रों में श्रमिक, दस्तकार वर्ग, बाजार के दृश्य जैसे मछली की दुकान, मिठाई की दुकान आदि तथा त्योहारों का अंकन, पाठशाला एवं दाह संस्कार का अंकन मिलता है। पटना इस चित्रकला को कंपनी शैली भी कहा जाता है और प्रमुख चित्रकार महादेव लाल, जिन्होंने रागिनी गांधारी चित्र में नायिका विरह का दर्शाया गया है। अब पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकला से संबंध। मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कहाँ की चित्रकला है और किस चीज़ के लिए फेमस है। मधुबनी चित्रकला बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। यह मिथिलांचल की प्रमुख कला है, जैसे मधुबनी, दरभंगा, सहरसा आदि जिलों के लोक जीवन की कला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। इसमें 3 प्रकार के चित्र मिलते हैं। पहला भित्ति चित्र। पहला भित्ति चित्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके तहत घर की सजावट धार्मिक चित्रों के माध्यम से की जाती है, जिसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती तथा लक्ष्मी विष्णु का अंकन होता है। इसी तरह भित्ति चित्र एक दूसरे के अंदरूनी कमरे को की दीवारों और उसके कोनों पर अंकित होते हैं। यहाँ पशु पक्षी के चित्र भी होते हैं, जैसे सह, शक्ति का, हाथी घोड़ा, ऐश्वर्य का और सूर्य चंद्र दीर्घायु का प्रतीक दर्शाता है। इसकी दूसरी टेक्निक आती है अरिपन के बारे में। यह महिलाओं द्वारा घर के आंगन में या चौखट के सामने बनाया जाता है और इसमें पिसे हुए चावल, पानी तथा विभिन्न रंगों को मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। इसकी तीसरी टेक्निक आती है पट्टी चित्र के बारे में। इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की बजाय महज उसके भेद को अंकित करने के साथ होता है। चित्र मुख्यतः अंगुलियों आवास की तुलिका से बनाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं मंजूषा कला के बारे में। मंजूषा कला यह भागलपुर की लोक कथा में प्रचलित बेहुला बिषहरी कथानक पर आधारित है। इसमें मुख्यतः नाग के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र की खास विशेषता यह है कि इसमें स्त्री पुरुष के चेहरों का सिर्फ एक भाग ही दर्शाया
जाता है। आधुनिक चित्रकला के बारे में, आधुनिक चित्रकला या बंगाल चित्रकला, यह कंपनी शासन की स्थापना के साथ ही चित्रकला के नवीन केंद्र के रूप में बंगाल चित्रकला का विकास हुआ। ये बंगाल स्कूल को आरंभ करने का श्रेय E.B. हेवेल को दिया जाता है। ये कलकत्ता कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। इनकी प्रेरणा में अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के क्षेत्र में कार्य किया। इसके तत्पश्चात पाश्चात्य एवं स्वदेशी का मिश्रण करते हुए जिस शैली की शुरुआत हुई उसे बंगाल शैली या ठाकुर शैली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख कृति में शाहजहां एवं ताज रहे हैं। अब बढ़ते हैं, अवनींद्रनाथ के शिष्य नंदलाल एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इन्होंने पौराणिक विषयों पर विषय वस्तु बनाया। इनकी प्रमुख कृतियों में उमा की तपस्या और शिव पार्वती हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्हें कला की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इसी तरह बंगाल कला में जैमिनी राय एक प्रमुख तेल चित्रकार रहे। इन्होंने चित्रों में कम रेखाओं का प्रयोग किया। अमृता शेरगिल के बारे में, अमृता शेरगिल ने तेल चित्रकला के माध्यम से पंजाबी कृषक महिलाओं के परिवेश को चित्रित किया। और राजा रवि वर्मा एक प्रमुख चित्रकार रहे जिन्होंने थ्योडर जेनसन से कला की शिक्षा प्राप्त की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर चित्रकला से संबंधित हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं भारतीय नृत्य कला के बारे में। ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें आप इसमें रिवीजन करके अपनी तैयारी को और बेहतर तक कर सकते हैं। यह भारतीय नृत्य कला के संबंध में है जिसमें भारतीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। इसमें पहला आता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के आता है जिसमें लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो नृत्य कला का विकास पढ़ते हैं कि क्या क्या है। जैसे भारतीय नृत्य कला जो है वह शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य में आता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी नृत्य और कथक शास्त्रीय। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी नृत्य, कथक और सत्रिय, ये इसके अंतर्गत आते हैं शास्त्रीय नृत्य। अब सबसे पहले इसका नृत्य का विकास देख लेते हैं कि भारत में किस तरीके से इसका विकास क्रम रहा। भारतीय नृत्य का विकास धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि संसार में बढ़ते हुए क्रोध, ईर्ष्या और दुख को देखते हुए ब्रह्म ध्यानमग्न हो गए और नाट्य संगीत की रचना की। इस तरह नृत्य ईश्वर तथा मनुष्य के प्रेम, आपसी प्रेम को दर्शाता है। भारतीय नृत्य कला के रूप में मुख्य रूप से 2 अंग माने जाते हैं। इसमें एक आता है तांडव नृत्य और दूसरा आता है लास्य नृत्य। तांडव नृत्य एक योग रूप होता है जिसमें करने वाले रुद्र कह गए, और जबकि तांडव का दूसरा रूप आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसे करने वाले को शिव नटराज के रूप में जाने गए हैं। इस तरह तांडव नृत्य से सृष्टि के उत्थान और पतन को जोड़ा जाता है। तांडव मुख्यतः पुरुष द्वारा किया जाता है, जबकि लास्य नृत्य सुकुमार नृत्य के रूप में, पार्वती के रूप में इसको दर्शाया गया है। अब पढ़ते हैं इसके शास्त्रीय संगीत में। पहला आता है शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम यह तमिल संस्कृत का एकल नृत्य होता है। यह मंदिर की नर्तकियों तथा देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। आरंभ में देवदासी प्रथा से संबंधित होने के कारण इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, किंतु 20वीं सदी में रुक्मणी देवी के प्रयासों से इसे पर्याप्त सम्मान मिला। भरतनाट्यम में नृत्य एवं अभिनय शामिल होता है और नृत्य में मुख्यतः शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है और नृत्य का आरंभ आलारिपु तथा अंत तिल्लाना से होता है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य कला है? तो यह तमिल संस्कृति का एक एकल नृत्य है। अब पढ़ते हैं कुचिपुड़ी या मटका नृत्य। यह इस तरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। यह शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश के कुचेलकुरम नामक गांव के नाम पर कुचिपुड़ी कहलाया। यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है जिसमें भागवत पुराण तथा इसका मुख्य कारण है। इसके पात्र भगवत मेला कहलाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में पद संचालन एवं हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व रहा है और इस नृत्य की विशेषता पीतल के थाल पर नर्तकियों द्वारा पैर रखकर नृत्य किया जाता है और सिर पर जल से भरे हुए कलश का रखा जाना जिसे तरंगम कहा जाता है, और इस नृत्य में यक्षगान परंपरा शामिल है। यह कुचिपुड़ी की प्रमुख विशेषता है। कथकली की प्रमुख विशेषताओं में कथकली है केरल में मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य की यह शैली विकसित हुई। वस्तुतः केरल के स्थानीय लोकनाट्य संस्कृत भाषा में कुटियाट्टम या कृष्णाट्टम के इसकी प्रेरणा सूत्र रहे हैं। इसमें मौलिक रूप से पौराणिक कथानकों को शामिल किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष ही करते हैं। इसी तरह यह मुख्यतः पुरुष नृत्य होता है, किंतु रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा और इस नृत्य में नेत्र एवं भवों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। नृत्य में रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों को भी दिखाया जाता है और इस नृत्य में 2 पात्र होते हैं जिसमें एक पाचा या नायक होता है और दूसरा केटी खलनायक होता है। और इस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा एवं लाल रंग लगा होता है जो अलग अलग चरित्र का सूचक होता है और हरा रंग सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का प्रतीक है तो लाल रंग पाप का सूचक होता है।
यह नृत्य अच्छाई एवं बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को सूचित करता है और यह नृत्य तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। केरल के कथकली की प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ते हैं मोहिनीअट्टम। यह भी केरल का प्रमुख नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा एकल प्रधान नृत्य होता है, जिसमें 19वीं सदी के द्वारा त्रावणकोर के राजा महाराजा स्वाति तिरुनल के द्वारा किया गया। माना जाता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथा में इसका विकास हुआ और इसमें भरतनाट्यम एवं कथकली दोनों का अंश पाया जाता है। भरतनाट्यम का लालित्य और कथकली का वीरता का भाव इसमें शामिल है और मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पदम, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में की जाती है। और मोहिनीअट्टम का नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें आती है स्वाति तिरुनल, राम वर्मा, बल्लल तोल, नारायण मेनन जो केरल मंडपम संस्था के संस्थापक रहे, और कल्ला मंडपम कल्याणकुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम इन्हें कहा जाता है। अब पढ़ते हैं ओडिसी नृत्य के बारे में। ओडिसी नृत्य यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यह वस्तुतः ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महरिज नामक एक संप्रदाय था जो सिर्फ मंदिरों में नृत्य करता था। कालांतर में इसी में ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा नृत्य का वैष्णववाद का व्यापक प्रभाव पड़ा तथा फलतः इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया गया और उनके प्रति भक्ति व्यक्त की गई। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य होता है और इसमें धड़ संचालन तथा त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाला छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए गए हैं जो जयदेव कृत हैं। अब पढ़ते हैं मणिपुरी नृत्य के बारे में। यह है पूर्वी बंगाल और असम की नृत्य शैली है जिसका पूर्वोत्तर भागों में भी प्रसार हुआ। मणिपुर में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहा गया तथा इसमें भक्ति पर बल दिया गया। नृत्य में तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है और इस नृत्य का आत्मा ढोल है और इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है और नर्तक घुंघरू नहीं बांधते। यह सामूहिक नृत्य होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर इस नृत्य में अत्यधिक प्रभावित हुए थे तथा एक दक्ष नर्तक को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन लाए और तब से समस्त भारत में इसका प्रसार हुआ। यह इसकी प्रमुख विशेषता रही। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र जैसे करताल, मंजीरा और 2 मुख वाला ढोल और मणिपुरी मृदंग होते हैं। मणिपुर का युद्ध संबंधी नृत्य थंगटा कहा जाता है और महाराजा गंभीर सिंह, चंद्र कीर्ति सिंह तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी नृत्य में महती भूमिका निभाई है। और गुरु नवकुमार, गुरु विपिन देव, झावेरी बहनें आदि ने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई, जिसमें झावेरी बहनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। जैसे झावेरी बहनों में आती हैं नयना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना। अब आता है पुंग चोलम, करताल चोलम, भंगता। इस नृत्य के अनेक रूप हैं और इसमें शीशों से जड़ा वस्त्र जिसे कामिल कहते हैं इसे पहनने की प्रथा भी रही है। मणिपुर में सभी शैली के नृत्यों का प्राचीन आधार लाई हरवा नृत्य रहा है। अब पढ़ते हैं कथक के बारे में। कथक शास्त्रीय नृत्य यह है उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। यह कथक ही भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत तथा मुस्लिम संस्कृति से रहा है। कथक का आशय कथा कहने से है, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध, पदचाप, विहंगम, चक्कर आदि द्वारा पहचाना जाता है। कथक का जन्म भी मंदिरों में ही हुआ था, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुँच गया। इस नृत्य शैली को संगीत के कई घरानों का समर्थन मिला है। यह थी जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना जो सबसे हाल ही का नया घराना है। 19वीं सदी के अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है अब पढ़ते हैं शास्त्रीय के बारे में। यह असम की 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने मठों में अंकिया नाटकी सह प्रदर्शन हेतु शास्त्रीय नृत्य का विकसित किया। इस नृत्य को कई विधाओं में बांटा जाता है, जैसे अप्सरा नृत्य, बृहत्तर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचूक नृत्य तथा रास नृत्य इसके अंतर्गत आते हैं। शास्त्रीय नृत्य को शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है जिसे बोरगीत कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया और शास्त्रीय नृत्य के मुख्य नर्तकों में मनीराम दत्ता, मोक्तर, बापूराम, बयान अलाई, इंदिरा पीवी, बोरा, परमानंद बोरबयान, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि हैं। यहाँ पर ये शास्त्रीय नृत्य का हमारा फिनिश होते हैं। तो अब शास्त्रीय नृत्य में कौन से भाव किस शास्त्रीय नृत्य में क्या है इनसे रिलेटेड देखते हैं। जैसे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है इसमें लास्य भाव रहता है, कथकली में तांडव, मणिपुरी में लास्य, ओडिसी में लास्य भाव रहता है, कुचिपुड़ी में भी लास्य भाव रहता है, मोहिनीअट्टम में लास्य भाव और शास्त्रीय में लास्य भाव और कथक में तांडव। तो कथक में और कथकली में तांडव भाव रहते हैं और सभी नृत्यों में लास्य भाव रहता है। कथक और कथकली
कथक, कथकली दोनों के सेम नाम है, तो दोनों के रिलेटेड हैं, तो दोनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे कि दोनों तांडव भाव से संबंधित हैं और सभी लास्य भाव से संबंधित हैं। अब पढ़ते हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य कोस क्षेत्र का या फिर कहाँ का लोक नृत्य फेमस है, और यह इससे रिलेटेड लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कश्मीर घाटी का रऊफ है, कश्मीर का हेनकात है, लद्दाख का लोक नृत्य जाब्रो है, पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा, पंजाब का गिद्धा और गतका पंजाब के हैं। केरल का कौन कौन सा है, थुलाल, कोथू। हिमाचल प्रदेश का है नाटी नृत्य, और लाहौल स्पीति का है सिंधी छम नृत्य या सिंह नृत्य, और सुनतो यह भी लाहौल स्पीति का है। बुरहा नृत्य यह हिमाचल प्रदेश का है। गरबा गुजरात का, घूमर राजस्थान का, बिहू असम का, कालबेलिया राजस्थान का, रासलीला उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन गोकुल की है, और छऊ नृत्य बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल का है। तमाशा महाराष्ट्र का, कठपुतली राजस्थान की, बांस नृत्य मिजोरम का, सरहुल नृत्य छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ का, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक का, और डांडिया गुजरात का, नौटंकी उत्तर प्रदेश की, समाज केवा झारखंड बिहार का, सांग या घोड़ी नाच यह हरियाणा का, कीर्तन पश्चिम बंगाल का, और चैता बिहार का, विदेशिया बिहार उत्तर प्रदेश का, और पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब जनजातीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य हैं, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है। जैसे गोंड जनजाति के द्वारा गोंडो नृत्य किया जाता है जो उड़ीसा में है। गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश की है उसके द्वारा नवरानी चंद और दिवाई गोंचू नृत्य किया जाता है। हो जनजाति जो छोटा नागपुर में स्थित है उसके द्वारा माधा नृत्य किया जाता है। उराव नृत्य जो बिहार झारखंड में है जनजाति निवास करती है उसके द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है वह सैला नृत्य उसके द्वारा किया जाता है। कोल जनजाति जो बिहार में उसके द्वारा कर्मा नृत्य। मुरिया जो बस्तर में है वह चेरिया माच, और रेंगमा नृत्य रेंगमा नागालैंड के द्वारा किया जाता है। बांस नृत्य या बम्बू नृत्य यह कुकी या नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। पाली नृत्य या भील मध्य भारत के द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य बैगा जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है उनके द्वारा किया जाता है। बिशोन नृत्य करशन गुजरात में, शुआ नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, गरुड़ वाहन पैका उड़ीसा में, और घूरमा नृत्य बिनछल या खोंडा जनजाति उड़ीसा के द्वारा किया जाता है, और डंडारिया या गोंड आदिवासी गोंड जनजाति जो आंध्र प्रदेश के उसके द्वारा किया जाता है। अब लोक नाट्य के जो मंच क्षेत्र हैं जिसमें तमाशा का महाराष्ट्र, जसीन का जम्मू कश्मीर, जात्रा का बंगाल, कृष्ण अट्टम का केरल, थय्याम का केरल, रासलीला नौटंकी का उत्तर प्रदेश, ख्याल का राजस्थान है, तथा दशावतार का गोवा है, सांग का हरियाणा है, अंकिया नाट का असम है, भवाई का राजस्थान, करयाल का हिमाचल प्रदेश, माच का मध्य प्रदेश और जरात्रा का गोवा है। ये प्रमुख इससे संबंधित रहे हैं। अब भारत के यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्थल में जो अभी हाल ही में शामिल किए गए, पहला जो सबसे पहले शामिल किया गया था वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला और कुटियाट्टम संस्कृति मंच को 2008 में शामिल किया गया था, और हाल ही में जो कुंभ मेला प्रयागराज को 2017 में और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को 2021 में इसमें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा भारतीय नृत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।